एज अ 28 ईयर ओल्ड मिडिल क्लास बॉय मैंने अपनी लाइफ में बिजनेस से लेके जॉब इन्वेस्टिंग काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी और मुझे पता चला कि पैसा बनाने के लिए सिर्फ आपको अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। देर आर अदर वेज जिसकी मदद से आप अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ कुछ पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप अगर साइड में 2 3 4 घंटा दिन के निकालोगे तो आपको एक अच्छा खासा इनकम ऑप्शन जनरेट करने का एक फायदा मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी लाइफ के वो 10 ऐसे पैसिव इनकम के तरीके बताने वाला हूं जिनको मैंने पास्ट में ट्राई किया, कैसे क्या एग्जीक्यूट किया। उन सारी चीजों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, मनी मेकिंग, इन सारी चीज़ों को आसान बनाता हूं। एंड मैं अपनी जर्नी पे हूं कि मुझे अपने पोर्टफोलियो को 100 करोड़ तक लेके जाना है अगले 20 सालों के अंदर। आज मैं 28 साल का हूं, देखते हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। बट अब जितनी भी पैसिव इनकम मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, उनके अपने अपने यूज केस है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए सारी पैसिव इनकम सूटेबल हो। आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसी स्कीम सेलेक्ट करनी है जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा बने, इनकम निकल के ना, तो आप ये पहला ऑप्शन स्किप कर सकते हो। मैं आपको बस यहाँ पे 10 ऑप्शन बताने वाला हूँ जिनको मैंने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम ऑप्शन नंबर 1 के बारे में, जिसको बोलते हैं डिविडेंड्स। जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पैसा डालते हो तो वहां से आपको कुछ ना कुछ कैश फ्लोज आते हैं। अब ये कैश फ्लो हर एक इन्वेस्टमेंट में से नहीं आते हैं। इसके कुछ ही ऑप्शन है जहां से आपको कुछ ना कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, जिसको हम जनरली डिविडेंड के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो मैंने ट्राई करा वो था स्टॉक डिविडेंड। जब भी आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हो तो किसी ना किसी कंपनी को ओन करते हो। वो कंपनी कुछ ना कुछ बिजनेस करती होगी। उस बिजनेस को करने के बाद साल के एंड पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के देती होगी। तो उस प्रॉफिट में से डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा इन्वेस्टर जिसने कंपनी को ओन किया हुआ है उसके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा और कितना पैसा उस कंपनी में वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा। जो पैसा निकाल के बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स। तो लेट्स सपोज आप किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हो और उसका 3 से 4% का डिविडेंड यील्ड है। तो अगर आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो उस कंपनी की 3% के हिसाब से आपको 3,000 रुपए साल का बैंक अकाउंट में निकाल के मिल जाएगा। ये एक तरीका है जिससे आप अपनी कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसके प्रॉफिट में से भी कुछ पैसा कमा सकते हो। ये डिविडेंड्स आपको एक म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पे आपको दो तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू प्लान बोलते हैं। ग्रोथ ऑप्शन वो ऑप्शन है जहां पर आपके म्यूचुअल फंड में जो भी प्रॉफिट बनेगा वो सारा का सारा इन्वेस्टेड रहेगा। एंड आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन के अंदर आपको बैंक अकाउंट में पैसा निकाल के दे दिया जाएगा। तो मेरी जो इनकम नंबर 1 है, मैंने वहां पे स्टॉक और डिविडेंड्स दोनों को ही कॉन्सेंट्रेट किया। एंड कुछ पोर्शन जो है वो डिविडेंड्स का जो हमारे पास आता है वो एक छोटी सी इनकम है। बट अभी जैसे जैसे हमारा पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा तो यही इनकम आगे चल के काफी बड़े साइजेबल अमाउंट के साथ हो जाएगी, जिससे मुझे एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है SWP इनकम, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब जो ये डिविडेंड है वो या तो फंड मैनेजर या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि या तो वो आपको निकाल के देंगे या नहीं निकाल के देंगे। ऐसा भी होता है किसी साल के अंदर अगर 3% का डिविडेंड यील्ड है तो हमेशा नहीं है कि वो गारंटी आपके पास 3% आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो चाहता है कि मेरे पास रेगुलर इनकम आए ही आए, तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। पर्सनली मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, बट ये कुछ तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहेगा जो भाई अपनी लेट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग में 50-60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बना चुके हैं और अब चाहते हैं कि भाई 50,000 से 1 लाख के बीच में मंथली इनकम बैंक अकाउंट में निकल के आए। तो आपको क्या करना है, SIP का उल्टा काम करना है। आपको SWP ऑप्शन के ऊपर जाना है, वहां पे आपको अपनी अमाउंट फिक्स करनी है। जैसे कि 50,000 की इनकम निकालनी है, 2 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आ जाए तो वो डेट मेंशन करनी है। एंड किस फ्रीक्वेंसी, यानी कि मंथली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है या एनुअली निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी आपको वहां जाके सेट कर देनी है। तो ये दूसरा ऑप्शन है। इसके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसको जब आप यूज करते हो तो आप अपनी इनकम को प्री प्लान करके चल सकते हो और उसके हिसाब से खर्चे प्लान कर सकते हो। यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी वाला एंगल नहीं है और ये आपको ज्यादा थोड़ा सा टैक्स एफिशिएंट भी देखने को मिलेगा अगर आप एक हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो। ये तो हो गए दो ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि जो पर्सनली अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ ही टाइम में मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूंगा। राइटिंग अ ई बुक। अब जैसे मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ और मुझे इन्वेस्टिंग की काफी डीप नॉलेज है और पिछले 5 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली इस फील्ड के अंदर काम भी कर रहा हूँ और मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। मैंने काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए हैं। इन सारी चीज़ों के बाद मेरे पास जो इन्वेस्टिंग की नॉलेज है उसको मैं एक ई बुक के अंदर कन्वर्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि जब आप बुक्स लिखते हो तो आपको उसको प्रिंट कराना है, एक पब्लिशिंग हाउस के पास जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। डेफिनेटली अगर आप वो एक्सेस कर सकते हो तो कर सकते हो। बट मेरे को लगता है कि ई बुक एक काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो।
जैसे कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी नॉलेज जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ईटीएफ, मल्टीपल चीज़ें जो मेरे को पता है, उनको मैं ई-बुक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ। अब इसको हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल कर सकते हैं, या फिर ऑडिबल जैसे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, जहाँ पर आप ऑडियो बुक के कॉन्सेप्ट के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा कि आप हर एक बुक की सेल पे एक छोटा-सा पोर्शन अपनी इनकम में जनरेट कर पाओगे। यहाँ पर ई-बुक के अंदर जनरली आपको प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि भई आप एक अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करो, जिसकी मदद से आप इस ई-बुक को वॉल्यूम्स में बेच पाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आपके पास आए। इसके अलावा आप और भी कोई ई-बुक बनाना चाहते हो, जैसे कि बच्चों की प्ले बुक बनाना चाहते हो, कलरिंग बुक्स बनाना चाहते हो, इन सारी चीज़ों को भी आप कंसिडर करके देख सकते हो, जो कि अगेन एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है। तो इसी ई-बुक के कॉन्सेप्ट को मेरे पास तो क्योंकि अपना प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर मैं अपनी एजुकेशन सभी इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल करता हूँ कोर्सेज़ के फॉर्मेट में, तो उसी प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है कि मैं ई-बुक लिस्ट कर सकता हूँ। उस प्लेटफ़ॉर्म को जाके भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अपनी ई-बुक लॉन्च करूँगा, तो इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए कि आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है, तो आप उस ई-बुक के लिए साइन अप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि भई आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बना के बेच सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि भई मेरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस बात से स्ट्रगल करते हैं कि वो अपना खर्चा कैसे मैनेज करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अलग-अलग ऐप्स पे देखने को मिलती हैं, वो सारी ऐप्स कंबाइन नहीं हो पाती हैं। देन उसके बाद इन्वेस्टर के दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है। एक ही इन्वेस्टर के 2-3 अलग पोर्टफोलियो चल रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर अपनी प्लानिंग सही से नहीं कर पाता। तो आप एक बंडल बना सकते हैं जिसके अंदर आप भई सारे प्लानर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बजट प्लानर हो गया, इन्वेस्टमेंट प्लानर हो गया, ट्रिप के लिए कोई प्लानर हो गया। इन सारी चीज़ों को आप क्लब कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करी। अगर आप एक ट्रैवल व्लॉगर हैं, तो आप ट्रैवल से रिलेटेड आइटिनरीज़ बना के बेच सकते हो, जिनको आप डिजिटल प्रोडक्ट जहाँ पर आप गए, किसी सिटी के अंदर गए, उस सिटी में आपने देखा कि भई ये सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने वाली, इनको इस पर्टिकुलर डेज़ पे एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा, तो ये एफिशिएंटली काम होगा। तो आप अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको अपनी फ़ील्ड में आइडेंटिफ़ाई करना है कि लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड क्या उसे किसी एक सिंपल प्लानर या प्रोडक्ट या किसी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो उसको किसी एक्सटेंशन या प्लगइन या टूल की मदद से और एफिशिएंटली बना सकते हैं। बट अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं भी हो, तो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और उसे एक छोटे से प्राइस पे उनके लिए अवेलेबल कराते हो, तो डेफिनिटली लोग उसे कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी एक मनी प्लानर बनाया और अपनी वेबसाइट के ऊपर उसे डाला हुआ है। वो मनी प्लानर क्या करता है, सिंपल सी बात है कि भाई लोगों के पास आज की डेट में एक्स वाई जेड बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इंश्योरेंस है, एफडीज है, पीपीएफ है, पॉलिसीज हैं, व्हाट नॉट। कई बार होता है इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाता। इस रीज़न की वजह से उसकी फैमिली इन सारी चीज़ों का बेनिफिट नहीं उठा पाती जब वो इन्वेस्टर नहीं रहता। कई बार आपको नॉमिनी अपडेट नहीं करें, चीज़ें अपडेट नहीं करें। तो मैंने इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए एक प्लानर के अंदर बनाया हुआ है, जिससे आप उस प्लानर की एक्सेस जो है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, और जब-जब आप उसे अपडेट करोगे तो आपनी आपकी फैमिली के पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल रहेगा। तो इस प्लानर को मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ़ ₹24.99 के प्राइस पे डाला हुआ है, ताकि हर एक घर के अंदर इन्वेस्टर अपनी फैमिली के साथ पूरी ट्रू फाइनेंशियल कंडीशंस को शेयर कर सके। इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं भाई, एफ़िलिएट मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि मुझे लगता है कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखोगे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, और इसके लिए आपको मेट्रो सिटीज़ या किसी टियर 1 सिटी में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो एक टियर 2, टियर 3 सिटी से भी देख रहे हो, विलेज से भी देख रहे हो, मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप अपना पर्सनल ब्रांड, कंटेंट क्रिएशन पे काम करना शुरू करो, एंड एफ़िलिएट आपके लिए डे 1 से एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इनकम जनरेट करने का। आप देखोगे अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट, हर एक प्लेटफ़ॉर्म, इवन बड़े-बड़े ब्रांड्स जो कि एफएमसीजी या किसी ट्रैवल या किसी भी इंश्योरेंस, फाइनेंस, हर एक सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वो सभी एफ़िलिएट इनकम का ऑप्शन देते हैं। अगर आप उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर किसी ट्रैफ़िक को लेकर आते हो, उनके प्रोडक्ट्स की सेल कराते हो, तो उसके अंदर आपको 5 से 15-20% तक के कमीशंस देखने को मिलते हैं। पर्सनली मैंने अभी तक इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि मैं उन्हीं ब्रांड्स को अभी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस के साथ रेज़ोनेट करते हैं। तो मैंने अभी इस चीज़ को रिसर्च सेगमेंट में ज़रूर रखा है कि हाँ, मैं उन ब्रांड्स को ढूँढ रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि कोई ब्रांड मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है, मैं उन्हीं ब्रांड्स को आज की डेट में सपोर्ट करना चाहूँगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास यूजीसी कंटेंट का, जहाँ पर आप किसी ब्रांड के लिए उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को दिखाते हुए कोई कंटेंट बना सकते हैं, जिसको यूज़र जनरेटेड कंटेंट बोला जाता है। ब्रांड्स चाहते हैं कि जो भी उनका प्रोडक्ट है या फिर कोई
सर्विस है उसको यूज़ करते हुए कोई इंसान दिखे जिसको आगे वो प्रमोट कर सके, जिसके ऊपर एड चला सके और सेल्स में उसे कन्वर्ट कर पाएँ। तो सिंपल एक एग्ज़ाम्पल होगा कि अगर आप चाहते हो कि भई आप एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो और आप अलग-अलग रिज़ॉर्ट्स में जाके उनके लिए कंटेंट बना दोगे, उसके बदले में वो आपको मील या स्टे ऑफ़र कर दें एंड ब्रांड है वो अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर एड्स की तरह चलाए और उससे न्यू बुकिंग्स लेकर आए। ये वाली जो मार्केट है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है और मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नया ऑप्शन है जहाँ पर अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं भी हैं, 500-600 फॉलोअर्स भी हैं, तब भी आप ब्रांड्स को रीच आउट करो एंड मैंने देखा है कि आज ट्रेंड ये है कि भई इन्फ्लुएंसर्स के बीच में 80% जो डील्स हैं वो यूजीसी के ऊपर ही हो रही हैं, एड राइट्स के साथ ही हो रही हैं, जिससे ब्रांड्स भी चाहते हैं कि उनके पास ऐसा कंटेंट आता रहे, जो कि मार्केट में उनकी हाइप या बज़ बनाने के लिए हेल्पफुल हो और एक्चुअल में एक ह्यूमन बीइंग उसको यूज़ करता हुआ दिखे। तो ये एक ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं कि भई आप अगर एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये जर्नी 2 साल पहले स्टार्ट करी थी, जहाँ पर मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनी के अंदर काम कर रहा था। मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और फिर उसके बाद मैंने अपनी वीडियोज़, कंटेंट ये सारी चीज़ें बनाना शुरू करा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम से मैंने शुरू करा। इंस्टाग्राम के ऊपर आज की डेट में 100 के फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे 21 के आस-पास फॉलोअर्स हैं, बढ़ जाएँगे और जल्दी से 100 के यहाँ पर भी करेंगे। बट जब आप इस तरीके के इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, तो आपकी खुद की एक ऑडियंस डेवलप हो जाती है, जिसकी मदद से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हो। नंबर 1 अर्निंग सोर्स होता है कि डायरेक्टली इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आपके पास पैसे आ सकते हैं। यूट्यूब आपको अपने ऐड प्रोग्राम में जहाँ पर अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 4000 घंटे का 1 साल के अंदर वॉच टाइम है, तो आपको यूट्यूब एड्स के अंदर पैसे शेयर करना शुरू करता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप सब्सक्रिप्शंस लॉन्च कर सकते हो, जिससे आपकी जो ऑडियंस है, वो आपके एक्सक्लूसिव कंटेंट को सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाके देख सकती है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है ब्रांड कोलैबोरेशंस का। बहुत सारे लोग ब्रांड कोलैबोरेशंस को गलत समझते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रांड कोलैबोरेशंस ब्रांड के लिए नहीं होती, बल्कि यूज़र्स के लिए होती है, जो आपकी ऑडियंस है, उसके लिए होती है। मैंने जनरली देखा है कि बहुत छोटे इन्फ्लुएंसर्स या फिर मैं जिनके फॉलोअर्स नहीं हैं या जो अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको देखा है मैंने जनरली ऐसे ब्रांड्स को एक्सेप्ट करते हुए, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस का ट्रस्ट उनके अंदर लूज़ हो जाता है। अब ये बात ब्रूटल लग रही होगी या ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। जो उनके ऑडियंस है, उनके भले की बात कर रहा हूँ कि जब आप कोई ब्रांड को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि क्या ये आपकी ऑडियंस को नुकसान पहुँचाएगा या फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आपके कहने पे किसी भी एक इंसान ने उस प्रोडक्ट को खरीदा या सर्विस को खरीदा और उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी बन जाते हो, जिसमें आपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि आप पेशेंस रख सकते हो, आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हो, आप अच्छे ब्रांड्स का इंतज़ार कर सकते हो अपनी वीडियोज़ के अंदर प्लेस करने के लिए, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ कंसिडर करना ताकि आपकी ऑडियंस का कभी नुकसान ना हो। मेरी ये फिलॉसफ़ी है, बाकी आप अपने हिसाब से चल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि भई आपके पास अगर कोई एसेट है जिसको आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे पास आइडल पड़ी हुई है, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँ? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई 1 रूम सेट है या 2 रूम सेट है, जिसमें आपको लगता है कि भाई मैं अगर इसको रेंट पे चढ़ाऊँगा तो मेरे पास 25,000 30,000 रुपए का रेंट आएगा। फिर मैं एग्ज़ाम्पल के साथ इसको और अच्छे से समझाता हूँ। तो रिसेंटली हम देहरादून गए थे और कुछ काम की ट्रिप थी, हम 2 दिन के लिए वहाँ पे गए। जिसमें से मैंने 1 दिन के लिए हमने एक एयरबीएनबी को बुक करा। उस एयरबीएनबी का जो रेट था, प्राइस था, वो दैट वाज़ 8,000 रुपीज़ पर नाइट। 8,000 रुपीज़ में उन्होंने हमें 2 रूम्स दिए, 1 बाथरूम था, बाकी एक कॉमन एरिया था एंड इट वाज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉपर्टी बट उस प्रॉपर्टी को अगर मैं नॉर्मली रेंट करने जाता महीने के लिए तो आई थिंक 20 से 25,000 के बीच में से ज़्यादा मुझे उसका रेंट पे नहीं करना पड़ता। बट बिकॉज़ मैं एयरबीएनबी पे एक मैनेज्ड प्रॉपर्टी के अंदर उसके अंदर जा रहा था, तो मैंने 8,000 रुपीज़ उसके पे करे। तो अब आप खुद ही मैथ लगा सकते हो कि अगर वो प्रॉपर्टी 4 दिन भी बुक हो गई तो रेंट निकल जाएगा। उसके ऊपर अगर जितने भी दिन वो बुक होगी तो उसमें प्रॉफ़िट आएगा। ऑब्वियसली कुछ खर्चे भी होते हैं, प्रॉपर्टी को मैनेज भी करना होता है, चीज़ें भी होती हैं, बट डेफ़िनिटली आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर आप नॉर्मल रेंटिंग उसके अंदर करते, फिक्स रेंट की तरफ जाते, तो आपके पास उतना अपसाइड देखने को नहीं मिलता, जितना आप उसको एक एंटरप्रेन्योरियल वे में लेके चले गए या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले गए। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा एसेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कैमरा है, लैपटॉप है या कोई भी एक एक्स्ट्रा एसेट आपके पास पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू किसी और को ज़्यादा है, उस चीज़ में आप ये को समझने की कोशिश करिए कि भई मैं इस चीज़ को कैसे रेंट आउट कर सकता हूँ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे आपकी रेंटल ईल्ड जो है वो बढ़ जाती है, इनकम ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इनकम ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि भई आप क्या बॉन्ड्स को अच्छे से समझते हो। तो इंडिया के अंदर लोन लेने की प्रथा काफ़ी टाइम से चली आ रही है, पर लोन देने की प्रथा अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में चलती है। यानी कि आप किसी को ब्याज पे पैसा दे देते हो। यहाँ पर
सरकार या कोई कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी आपको बॉन्ड्स ऑफर करती है जिसकी मदद में वो आपसे पैसा उधार लेती है और उसके बदले में 7-8-9% का बॉन्ड यील्ड आपको देती है, जिसको अगर आप सही तरीके से समझते हो तो डेफिनिटली बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन है। पर्सनली मैं अभी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग मेरे पास बाकी सारे ऑप्शंस हैं और मैं उनको ज़्यादा लुक्रेटिव मानता हूँ, मेरी रिस्क प्रोफाइल वहाँ पर ज़्यादा अच्छी है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ रादर देन अभी बॉन्ड्स। बट अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कम है, आप पैसे के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है भाई ई-कॉमर्स। ये मैंने अपनी करियर के बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ में बहुत एक्सप्लोर किया था। अब ये मैंने एक्सप्लोर क्यों किया था? ये मैंने इसलिए एक्सप्लोर किया था कि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और मेरे पास सदर बाज़ार या चावड़ी बाज़ार ऐसी मार्केट्स का काफ़ी ज़्यादा ईज़ी एक्सेस है, जहाँ से मैं चीज़ें सस्ते प्राइसेज़ पे खरीद के अपने शहर से बाहर की मार्केट में महँगे प्राइसेज़ के ऊपर बेच सकता हूँ। कोशिश आपको भी यही करनी है कि अगर आप ऐसे किसी शहर में रहते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती है और आपको लगता है कि आपके शहर के बाहर इसी चीज़ के 2 गुना या 3 गुना प्राइसेज़ लोग पे करने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें वो चीज़ अपने घर पे चाहिए, उसके ऊपर कोई एमआरपी नहीं है या फिर प्राइस आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, मार्केट में कम्पीट कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली ई-कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या बाकी थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे कि मीशो, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हो, देन उसके बाद अपनी वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हो शॉपिफ़ाई के ऊपर जाके। बट ई-कॉमर्स एक ऐसा ऑप्शन है, जो आपको लोएस्ट इन्वेंटरी, लोएस्ट कैपिटल के साथ जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग बिज़नेस में हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी देगा। तो अगर मैं अभी ई-कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा काम कर नहीं रहा हूँ, मैंने उसको बंद कर दिया था क्योंकि वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ असाइन नहीं हो रहा था। बट जब अगर मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना होगा, तो डेफ़िनेटली मैं ई-कॉमर्स पे ही वापस जाने वाला हूँ। तो ये हैं कुछ ऑप्शन जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया। अब इस वीडियो के अंदर मैंने किसी भी ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं दी है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था भी नहीं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आप एक्टिव इनकम को अपनी सफिशिएंट नहीं मान पा रहे हो, आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी है, आप चाहते हो कि एक एडिशनल इनकम आपके पास आए जिसको आप सरप्लस की तरह ट्रीट कर सको। क्योंकि हमेशा भाई एक्टिव इनकम के हिसाब से हम अपने खर्चे बना लेते हैं, पैसिव इनकम के हिसाब से हमारे खर्चे नहीं होते हैं। तो इस सरप्लस को आप और इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको, तो वो सारे ऑप्शन मैंने आज आपको बताए हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इनमें से किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर मुझे डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए, तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मेंशन कर देना। इस वीडियो के ऊपर अगर 200 लाइक होते, तो डेफ़िनेटली मैं इस तरीके की वीडियोज़ जहाँ से आप इनकम कैसे बनाते हैं उसको सीख सकें, उसको भी आगे लाता रहूँगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर अपनी 100 करोड़ की जर्नी को डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। प्लस मैं जो लोगों को इन्वेस्टिंग सिखाता हूँ, वो मैं rupeeflex.com जो मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना रखी है। वहाँ पे जाके सिखाता हूँ, तो आप उसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको लगता है आप लाइव मास्टर क्लास में मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।